अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सीगेट चैनल की इस वीडियो में मैं आपके लिए 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर 1 का लेक्चर लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने एडवांटेजेस या यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस किए थे। उसमें इसके दो यूजेस थे कि हम पहला यूज़ ये था कि कोई भी इक्वेशन है उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में एग्जांपल्स से हमने उसको डिस्कस किया। तो दूसरा इसका यूज़ ये है कि कोई भी इक्वेशन जो है उसको हम ड्राइव कर सकते हैं। तो आज दूसरा डिस्कस करेंगे इस तरीके से आप ये जो चैप्टर है इसकी थ्योरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स जो रह गए हैं, जो साथ साथ डिस्कस हो चुके हैं वो नहीं, जो रह गए हैं वो करेंगे। तो उम्मीद है इससे अगले लेक्चर में एक्सरसाइज तो ख़त्म हो गई है, न्यूमेरिकल्स जो रह गए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इससे अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स जो रह गए हैं और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो भी रह गई हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद केपी के बोर्ड की जो बुक है उसको टॉपिक वाइज इसके साथ लिंक करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इन वीडियोस में हमने पढ़ ली, जो रह गई हैं वो फिर साथ साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसकी तरतीब के साथ 2-3 लेक्चर जो हैं वो होंगे, वो भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है इसका ये जो रिमेनिंग पार्ट सेकंड एडवांटेज जो है वो रह गया, उसको देख लेते हैं। उसके साथ एग्जांपल 1.5 और न्यूमेरिकल 1.8 जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पीछे देखा कि दो एडवांटेज थे, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, जो कि हमने पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर ली है। तो आज हम करेंगे ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका पॉसिबल फार्मूला जो है वो कैसे ड्राइव होता है उसको देखते हैं। ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड फॉर ड्राइविंग अ रिलेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी depends upon the correct guessing of various factors on which the physical quantity depends। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है, जैसे लेट्स से कि हमें कहा गया है ये एग्जांपल 1.5 में, ड्राइव अ रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर दिस यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस वाला फार्मूला यूज़ करते हुए आपने टाइम पीरियड के लिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करना है। अब सबसे पहले हम गैस करेंगे कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है। अगर हम करेक्ट गैस कर लेते हैं कि ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसका फार्मूला ड्राइव करने में कामयाब हो गए। तो इसलिए ये लिखा हुआ है, द सक्सेस ऑफ दिस मेथड फॉर ड्राइविंग अ रिलेशन for a physical quantity depends upon the correct guessing of various factors on which the physical quantity depends। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं इसकी टाइम पीरियड की। द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड टी मे बी डिपेंड्स अपॉन। सबसे पहला फैक्टर ये है कि जो पेंडुलम की लेंथ है उस पर डिपेंड कर सकता है। अच्छा, जो जो आपके जहन में फैक्टर्स आते हैं आपने उसको लिखते जाना है। बाद में जिस जिस चीज़ पे डिपेंड करेगा वो फैक्टर्स रह जाएंगे, जो जिस जिस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, जैसा कि आगे देखेंगे। एक तो लेंथ हो सकती है, ये गैस है। दूसरा ये है कि जो बॉब है उसका मैस m, ये इस पे भी डिपेंड कर सकता है, देख लेंगे करता है या नहीं करता। तीसरा जो है ये एंगल, जब हमने मीन पोजीशन से ए पॉइंट पर ले गए, मीन पोजीशन और ए पॉइंट के दरमियान में जो एंगल है ये जो बनता है, इस पर भी डिपेंड कर सकता है, पॉसिबल है, करेगा या नहीं करेगा ये बाद में पता चल जाएगा। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू,
यानी पेंडुलम जो है वो जी की वजह से ही ट्रू एंड फ्रो मूव करता है। तो एक जगह जी की वैल्यू कुछ और होती है, दूसरी जगह जैसे कि कराची में जी की वैल्यू ज़्यादा है और मरी में जी की वैल्यू कम है, तो जी की वैल्यू पे भी डिपेंड कर सकता है। ये 4 पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो कि ज़हन में आए हैं, ये लिखे हैं। तो आप देखते हैं कि इनके किस किस पे डिपेंड करता है और कैसे फार्मूला ड्राइव होता है। तो ये आपने गैस करना है। सबसे पहले जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं उनको आपने गैस करके इस तरह लिख लेना है। तो आपके पास फिर इक्वेशन क्या बनेगी कि टाइम पीरियड टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। तो इसको इकट्ठा करके लिखेंगे जैसा कि ये लिखा हुआ है। सो द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड टी विल बी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एम, यानी एल एम थीटा। ये चारों वो फैक्टर्स हैं जो आपने गैस किए थे। अच्छा, अब इनकी एल की पावर क्या होगी हमें नहीं पता, एम की भी कोई पावर हो सकती है, थीटा की पावर हो सकती है, जी की पावर हो सकती है, ये बाद में हम इनको लेट कर लेते हैं कि इसकी पावर ए होगी, बी होगी, सी होगी, डी होगी। तो ये रिलेशन आपके पास बनता है उस हिसाब से जब आपने गैस कर ली। गैस करने के बाद तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करनी है तो आपने कांस्टेंट लगाना, कांस्टेंट आपने ये लिख दिया। तो आपकी एल पावर ए, एम पावर बी, थीटा पावर सी, जी पावर ए, सॉरी जी पावर डी, ये इक्वेशन ए है। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन में आपको ए की वैल्यू चाहिए, यानी एल की कितनी पावर होगी, एम की क्या पावर होगी, थीटा की क्या पावर होगी और जी की क्या पावर होगी। इनकी पावर्स फाइंड करनी है। अब वो कैसे फाइंड करनी है, अब देखें। अब डायमेंशन एनालिसिस लगाएं। टी है लेफ्ट साइड पे, डायमेंशंस ऑफ टी इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह पे कांस्टेंट एल, डायमेंशंस ऑफ एल कैपिटल एल और इसकी पावर ए है, ए आपने ऊपर लिख दिया। फिर एम मैस, इसकी डायमेंशन कैपिटल एम, इसकी पावर बी है। फिर सी सॉरी थीटा, एल पर एल, थीटा की डायमेंशंस एल पर एल। ये पिछले लेक्चर में एंगल की मैंने स्पेशली आपको ड्राइव करके दी थी, जिसको ये नहीं समझ आ रही कि एल पर एल ये कैसे आया है, तो पिछले लेक्चर में देख लें। एंगल की डायमेंशंस मैंने फाइंड की हुई हैं जो कि 1 आएगी। तो इसकी पावर सी और जी एक्सीलेशन है, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलेशन जो है उसकी डायमेंशंस एल टी पावर -2 ये आता है, टी पर स्क्वेयर यानी एल पर टी स्क्वेयर और इसकी पावर डी। तो आपने ऐसे लिख लेना है। अब देखिए अगले स्टेप में आपने क्या करना है, कांस्टेंट एल जो है वो इसमें भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे, इनको इकट्ठा करना है। एल एक दफ़ा लिख लिया, एल पावर ए आ गया, फिर यहाँ पे एल पावर सी आ गया और एल पावर ये -1 है तो -c। तो ये आ गया एल ए प्लस सी माइनस सी और इस एल की पावर जो है वो डी है तो ये डी आ गया। तो इकट्ठा एक जगह पे एल आपने लिख दिया। अब एम पावर बी, एम कहीं नहीं और तो इसको ऐसे लिखेंगे और टी पावर टी और कहीं नहीं तो ये टी -2d, तो टी की पावर -2d। आपने इन तीनों डायमेंशंस को आपने अलग अलग लिख लेना है। तो सी से कट गया तो ए प्लस डी आ गया आपके पास और एम पावर बी और टी पावर -2d। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। अब आपने इसको दोनों साइड्स को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स हुई है। अब ये देखिए ये एल है, इधर एल नहीं है, लेफ्ट साइड पे एल नहीं है। इसका मतलब ये कि लेफ्ट साइड में एल की पावर 0 है, किसी की पावर 0 तो वो 1 होता है। लेफ्ट साइड में एल नहीं है, सिर्फ टी है, तो टी के अलावा एम भी 0 होगा, एम पावर भी 0 होगी और एल पावर भी 0 होगी। सो एल पावर 0 लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एल पावर जो है वो ए प्लस डी। यहाँ से अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ये एल है, ये भी एल है, तो इनकी पावर्स जो है वो क्या बनेगी, 0 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ये इक्वेशन 1 कर लें। इस तरह लेफ्ट साइड पे m पावर 0 है, m नहीं है तो m पावर 0, तो राइट साइड पे m पावर b है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो 0 इज इक्वल टू बी। तो b की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट 0 आ गई। उसके बाद लेफ्ट साइड पे t की पावर 1 है, नहीं लिखी तो t की पावर 1 होगी और राइट साइड पे t पावर -2d है, तो सो
इसका मतलब ये कि 1 इज इक्वल टू -2d। तो d की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल सकती है कि d इज इक्वल टू -1/2। तो b की वैल्यू भी निकल आई और d की वैल्यू भी निकल आई। ये लिखा है 0 इज इक्वल टू a प्लस डी। तो d की वैल्यू का आपको पता है -1/2 है, तो a जो है आप फाइंड कर सकते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट करके, जैसा कि ये किया हुआ है। 1 एम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू a प्लस डी, 0 इज इक्वल टू a -1 और डी की वैल्यू -1/2 था, इधर आगे 1/2 हो गया, तो a पावर 1/2 हो गया। आल्सो थीटा मैंने पहले भी बताया था, यहाँ भी थोड़ा सा बता दिया है। तो थीटा इज इक्वल टू एल पर एल होल पावर सी, तो ये +1 -1 एल पावर 0 आ गई। किसी भी जो है फैक्टर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, 1 पावर सी, तो 1 की जो भी पावर होगी वो 1 होगा। सो थीटा इज इक्वल टू 1। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी थीटा एंड डी इन इक्वेशन 1 में हमने कहा था कि ये ड्राइव हो चुकी है। अगर आपको ए बी सी डी की वैल्यूज़ का पता हो तो आप लगा लें। थीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट आप 1 लगा दें। तो इसमें हमने लगाया टी इज इक्वल कांस्टेंट की जगह पर कांस्टेंट, एल पावर 1/2, ए था पावर इसकी तो ये 1/2, एम पावर 0 आ गया, बी की वैल्यू 0 थी, 0 लिख दिया। थीटा 1 है और जी की वैल्यू -1/2, डी था यहाँ पे पावर, तो डी की वैल्यू 1/2 -1/2 थी। तो एम पावर 0 1, किसी भी जो है फैक्टर की पावर जो है वो 0 तो 1, तो कांस्टेंट एल 1/2 1.1 जी की वैल्यू जी की पावर -1/2। तो इसको इकट्ठा करके लिखेंगे 1 से मल्टीप्लाई 1 ही हो जाएगा। कांस्टेंट एल पावर 1/2 जी पावर 1/2 इकट्ठा लिखेंगे तो एल ओवर जी होल अंडर रूट। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट एल ओवर जी स्क्वायर रूट। तो इस कांस्टेंट के बारे में हमें नहीं पता, जो कि यहाँ पे 2π आता है जो फार्मूला है, तो 2π एक्सपेरिमेंट से इसको फाइंड किया गया। तो इस तरीके से हमने इसकी टाइम पीरियड के लिए रिलेशन जो है वो फाइंड कर लिया। सो दिस वाज द सेकंड यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कि हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए कोई भी फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो देखें हमने 4 फैक्टर्स थे जिसमें हमने कहा कि एल एम थीटा और जी 4 पे डिपेंड करता है। ये हमने गैस किया था, तो इसमें एम पे भी नहीं कर रहा और थीटा पे भी नहीं कर रहा, तो ये खुद ब खुद इसमें से गायब हो गए हैं। तो बाकी एल और जी पे करता है, तो एल और जी की जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास निकल आए। तो इस तरीके से कोई भी रिलेशन ड्राइव करना हो तो डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। अब बात आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस, हाउएवर इट कैन बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स। तो ये पहले से मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। तो ये एक एग्जांपल थी जो कि बार बार इम्तिहान में आती है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है और इसको नोट भी कर लें कि इस तरीके से। तो ये मेथड उसी वक्त जो है वो सक्सेस होगी इस मेथड से कि जब हम जितने भी फैक्टर्स हैं उनका करेक्ट गैस कर सकेंगे। सो द सक्सेस ऑफ दिस मेथड फॉर ड्राइविंग अ रिलेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द करेक्ट गैसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। तो इस तरीके से आपने ड्राइव कर लेना है। तो एक और करते हैं जो कि न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 1.8। न्यूमेरिकल में ये बताया गया है, बल्कि ये पूछा गया है, बल्कि उसने कुछ डाटा खुद ही बता दिया। द स्पीड वी ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम मे बी एज्यूम टू डिपेंड अपॉन। उसने ये फैक्टर खुद ही बता दिए हैं, तो जब खुद उसने बता दिए तो आपको गैस करने की ज़रूरत नहीं होगी। नंबर 1 डेंसिटी ऑफ द मीडियम रो, और दूसरा फैक्टर बताया इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, और ई जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के इक्वल होती है, ये आपको पहले से पता है। कहता है कि डिड्यूस द मेथड ऑफ डायमेंशन, डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। तो
साउंड की जो स्पीड है वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये उसने खुद बता दिया, हमें गैस करने की ज़रूरत नहीं है। जब बता दे तो गैस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने आगे इसको ड्राइव करना है, इसका स्पीड का फार्मूला। एज द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन नंबर वन डेंसिटी रो और इलास्टिसिटी ई, सो द रिलेशन for velocity will be v is directly proportional to rho and e, rho पावर a हो जाएगा और इसकी पावर b कर लें। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें तो कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन वन, ये आपकी ड्राइव हो गया। अगर आपको a और b की वैल्यू का पता चल जाए किसी तरीके से तो आप समझ लेंगे ये रिलेशन ड्राइव हो गया। तो उसके लिए फिर डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करेंगे a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। Now dimensions of v is equal to constant, dimensions of density इसकी पावर a और elasticity b, velocity जो है इसके dimensions l t पावर -1 constant और रो जो है density, ये पीछे हमने ड्राइव की है। ये मैं जो इससे पिछला लेक्चर था और उससे भी पिछला लेक्चर, जब डायमेंशंस शुरू का पहला लेक्चर था डायमेंशंस एनालिसिस का, तो उसमें कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी डायमेंशंस फाइंड की है। तो वो हमने यहाँ पे यूज़ करनी थी, इसलिए आपको वो ये वहाँ से ली हुई हैं, इसलिए वो लेक्चर आपने अच्छी तरह देखना है। तो कांस्टेंट ml पर क्यूब इसकी पावर a और इलास्टिसिटी इसकी डायमेंशंस जो है ये आगे जाके मैंने दोबारा फाइंड की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ml पावर -1 t पावर -2 और पावर b। तो इसको अगर आप m इसमें भी है और इधर भी है तो m पावर a और इसमें भी है तो b, m पावर b, a प्लस b इकट्ठा लिख लिया। l पावर -3a और l पावर -b, -3a -b आ गया इसमें, -3l पावर और होल पावर a है तो -3a आ जाएगी इसकी, और इस l की पावर -1b आ जाएगी या b आ जाएगी। उसके बाद t यहाँ पे ही है, t पावर -2 है तो ऊपर होल पावर b है तो t पावर -2b हो जाएगा। तो ये अब आपने दोनों साइड्स को उसी तरह कंपेयर कर लेना है। ये दोबारा मैंने वही लिख दिया, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। इधर m नहीं है लेफ्ट साइड पे तो m पावर 0 होगी, m पावर 0 इज इक्वल टू m पावर a प्लस b विच इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू a प्लस b, इक्वेशन 1। l पावर 1 होल पावर 1 है तो l पावर 1, l पावर -3a -b और t पावर -1 इज इक्वल टू t पावर -2b। इनको कंपेयर करें तो ये 0 इज इक्वल टू a प्लस b, 1 इज इक्वल टू -3 b और -1 इज इक्वल टू -2b। तो ये इक्वेशन 3 से आप डायरेक्ट जो है इसको ये देखें, ये सॉल्व हुआ। इक्वेशन 3 जो है इससे डायरेक्ट आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। b इज इक्वल टू 1/2। अब b की वैल्यू जो है वो 3 में रखें या 1 में रखें, दोनों में से किसी एक में रख लें तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इम्प्लाइज दैट 1 -3a -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो a पावर -1/2 आ जाएगी। आप 1 में इक्वेशन 1 में रख के भी देख सकते। तो आपने दो ही वैल्यूज फाइंड करनी थी, आपके पास ये इक्वेशन a में a और b की वैल्यूज ही चाहिए। तो दोनों आपके पास आ गई, a और b दोनों की वैल्यूज आ गई। सो आप इसको उसमें रखें 1 में तो ये आपके पास आ जाएगी b इज कांस्टेंट रो पावर -1/2 और e पावर b थी तो b की पावर 1/2 है। इसको लिखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ओवर 1/2, इसको होल पावर 1/2 तो अंडर रूट। तो वेलोसिटी के लिए आपके पास जो फार्मूला बना कांस्टेंट ई ओवर रो अंडर रूट, तो ये रिलेशन निकला। ये इस न्यूमेरिकल में यही पूछा गया था। डिड्यूस द मेथड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। तो आपने साउंड जो है उसकी स्पीड इस तरीके से फाइंड कर ली कि इलास्टिसिटी और डेंसिटी ऑफ मीडियम, इसकी टर्म्स में आपके पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो उसका रिलेशन ये आता है। तो इस तरीके से आपने जो है वो फार्मूला ड्राइव करना होता है। तो एग्जांपल से आपको समझा दिया गया है, उम्मीद है कि आपको दोनों से समझ आ गई होगी। तो
ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन, इसलिए ये दोनों आपने अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले नंबर पे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ ही गई होगी, फिर भी ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो ये डेंसिटी है, इसमें दो चीज़ें यूज़ हुई थी, डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी। डेंसिटी मैस और वॉल्यूम होता है, मैस की डायमेंशन एम और इसकी एल क्यूब, तो एम पर एल क्यूब। और इसी तरह इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस एफ ओवर ए डेल्टा एल ओवर एल, ये आ जाएगा एफ इंटू एल ओवर ए इंटू डेल्टा एल। तो एफ जो है फोर्स की आपने पहले से फाइंड की है, एम एल पर टी स्क्वेयर, और एल डायमेंशन, और नीचे इसी तरह एरिया जो है उसका एल स्क्वेयर होता है, क्योंकि एरिया आपने देखा था लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ भी लेंथ है और ब्रेड्थ भी लेंथ है, तो एल स्क्वेयर आ जाएगा। और ये डेल्टा एल इसकी लेंथ है, ये एक एल एल से कट जाएगा, इसका भी एक एल एल से कट जाएगा, तो एम पर एल पर टी स्क्वेयर इसकी डायमेंशंस आ जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ की है। इलास्टिसिटी ये देखिए एम पर एल पर टी स्क्वेयर, तो ये इलास्टिसिटी की डायमेंशन थी और ये रो की डायमेंशन है। ये दोबारा मैंने ड्राइव कर दी, पहले भी ड्राइव की हैं और अभी भी ड्राइव कर दी। तो इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, और आज आपका ये थ्रेटिकली ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। और इसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसमें जो न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स रह गई हैं वो होंगी। तो इस तरीके से आपका जो पंजाब टेक्स्ट बुक की तरतीब है, उस तरतीब के लिहाज से ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगले लेक्चर में। उसके बाद हमारे 2, 3 या 4 लेक्चर्स होंगे जो कि हम केपी के टेक्स्ट बुक को देखेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड में आजकल लगवाई गई है। तो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तरतीब उसकी देखेंगे, उसमें जो जो चीज़ें हमने इन वीडियोस में या इन लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हैं वो छोड़ देंगे, और जो रह गई हैं उनमें वो साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, और तरतीब वही फॉलो होगी। उसके 3-4 लेक्चर्स ही होंगे इंक्लूडिंग एक्सरसाइज एंड न्यूमेरिकल्स, तो वो भी कवर हो जाएगी। तो क्योंकि इन दोनों बुक्स में थोड़ा सा तरतीब का फ़र्क है और एक्सरसाइज का फ़र्क है, बाकी जो है मटेरियल जो है वो तकरीबन सेम है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो सिर्फ तरतीब के लिहाज से मैंने आपको बताना है कि किस तरीके से आप जो भी टॉपिक आएगा उसके लिए मैं हो सकता है आपको रेफ़र कर दूं कि ये टॉपिक जो है ये इस वीडियो में हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से इसको देख लें। तो जो चीज़ एक्स्ट्रा होगी वो साथ साथ डिस्कस हो जाएगी। इस तरीके से वो भी 3-4 लेक्चर्स उसके भी होंगे, और उसके बाद उसका पहला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस दूसरे एडवांटेज की भी समझ आ गई होगी, पहले के भी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और कमेंट्स में आप बताएं कि ये आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताएं, तो आपको आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।